आज है 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। वॉल स्ट्रीट में गुरुवार को काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआत में बाजार तेज गिरावट में था, लेकिन बाद में रिकवरी आई। हालांकि क्लोजिंग तक फिर से सेलिंग दबाव बन गया। डाउ जोन्स करीब 200 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ, जबकि S&P 500 और नैस्डैक में भी हल्की गिरावट देखने को मिली। तेल की कीमतों में नरमी आने से बाजार को थोड़ा सहारा मिला। पहले क्रूड ऑयल $119 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बयान आए कि इजरायल अब ईरान के एनर्जी एसेट्स पर हमला नहीं करेगा और युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, तो ऑयल प्राइसेस में गिरावट आई। तेल सस्ता होने का असर सीधे US डॉलर पर भी दिखा, जहां डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे फिसल गया। आसान भाषा में समझें तो जब ऑयल महंगा होता है तो डॉलर मजबूत होता है, और जब ऑयल ठंडा पड़ता है तो डॉलर भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ बॉन्ड मार्केट में भी हलचल रही, जहां पहले डर था कि इन्फ्लेशन काबू करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने फिलहाल रेट्स अनचेंज रखे, लेकिन बाजार मान रहा है कि साल के अंत तक कम से कम 2 बार रेट हाइक हो सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेट यानी समुद्री रास्ता का खुलना रहेगा, क्योंकि यही ग्लोबल ऑयल सप्लाई को स्टेबलाइज करेगा। अगर ये रास्ता जल्दी खुलता है तो एनर्जी क्राइसिस भी जल्द कम हो सकता है। आज बाजार में एक बड़ा इवेंट भी होने वाला है, जिसे ट्रिपल विचिंग कहा जाता है, जहां स्टॉक्स, इंडेक्स और ETF से जुड़े लगभग $5.7 ट्रिलियन के ऑप्शंस एक साथ एक्सपायर होंगे। ऐसे समय में वॉलेटिलिटी यानी अचानक तेज उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। फिलहाल ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव बना हुआ है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट में अभी 7 से 10% तक की गिरावट और आ सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी गिरावट को एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा जा रहा है। US मार्केट में लिस्टेड इंडियन ADRs में मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। खासकर बैंकिंग स्पेस में दबाव नजर आया। HDFC बैंक नीचे 1.8% गिरा, जबकि ICICI बैंक में 1.17% की मजबूती दिखी, जिससे साफ है कि इन्वेस्टर्स सिलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं। IT और फार्मा सेक्टर रिलेटिवली मजबूत दिखे, जहां इन्फोसिस में तेजी और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में करीब 2% की बढ़त देखने को मिली। ट्रैवल और एनर्जी सेक्टर में थोड़ा दबाव दिखा, जहां मेक माई ट्रिप और यात्रा ऑनलाइन हल्की गिरावट में रहे। वहीं रिलायंस GDR भी 1% नीचे आया। मार्केट में जो 3 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी मजबूती या रुकावट देखने को मिल रही थी, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आज की तेज गिरावट ने साफ कर दिया कि अभी भी मार्केट पर दबाव बना हुआ है और खरीदार पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। अब मौजूदा स्थिति में 23,000 से 22,900 का जो जोन है, वो बहुत अहम सपोर्ट बन गया है। अगर यहाँ से भी मार्केट फिसलता है तो गिरावट और बढ़ सकती है और निफ्टी 22,700 से 22,400 के लेवल तक भी जा सकता है। ऊपर की तरफ देखें तो 23,170 से 23,200 का लेवल अब और भी मजबूत रेजिस्टेंस बन गया है। मतलब जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं टिकता, तब तक हर छोटी तेजी को सिर्फ एक रिलीफ रैली माना जाएगा, ना कि असली अप ट्रेंड। शॉर्ट टर्म में अगर दबाव बना रहता है तो निफ्टी पहले 22,850 और फिर 22,700 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। इसलिए फिलहाल रणनीति यही रहनी चाहिए कि मार्केट को लेकर थोड़ा सतर्क रहा जाए। बैंक निफ्टी में भी यही कहानी देखने को मिल रही है, जहां पहले जो सपोर्ट काम कर रहा था, अब वो दबाव में आ गया है। 53,240 का लेवल काफी अहम है और इसके नीचे गिरावट और तेज हो सकती है। अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे टिकता है तो इंडेक्स 52,500 और 51,800 के लेवल तक भी जा सकता है। यानी बैंकिंग सेक्टर में कमजोरी बनी रहती है तो पूरे मार्केट पर असर पड़ेगा। वहीं ऊपर की तरफ 53,900 से 54,000 का रेंज अब मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर नहीं जाता, तब तक हर उछाल पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। मार्केट के सेंटिमेंट की बात करें तो पुट कॉल रेशियो घटकर 0.91 पर आ गया है, जो ये दिखाता है कि अब निवेशकों में थोड़ा डर बढ़ रहा है और वो ज्यादा सतर्क हो गए हैं। इंडिया विक्स में तेज उछाल आया है और ये 22.80 के आसपास पहुंच गया है, जो साफ संकेत देता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव और अनिश्चितता दोनों बढ़ चुकी हैं। जब तक इंडिया विक्स 18 के नीचे नहीं आता, तब तक मार्केट में स्थिरता की उम्मीद कम ही रहेगी और अचानक बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। कल DII ने करीब 3,409.99 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जिससे थोड़ा सपोर्ट मिला। FII ने करीब 7,207.35 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जो ये दिखाता है कि विदेशी निवेशक अभी भी मार्केट को लेकर सावधान हैं और पैसा निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट में भी कमजोरी दिखी, जहां इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार बिकवाली देखने को मिली, जो ये संकेत देता है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड अभी भी नीचे की तरफ झुका हुआ है।
20 मार्च 2026 की सुबह गिफ्ट निफ्टी करीब 23,100 से 23,110 के आसपास फ्लैट से हल्की गिरावट के संकेत दे रहा है और क्योंकि आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, इसलिए दिन भर बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कल सबसे बड़ा सिग्नल ये मिला कि सोने और चांदी में जो तेजी की उम्मीद थी वो पूरी तरह टूट गई और भारी गिरावट देखने को मिली। इसका सीधा मतलब है कि अभी मार्केट में सेफ हेवन वाली सोच काम नहीं कर रही, इसलिए कल के सेशन में भी इन मेटल्स में कमजोरी या ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। सोने में पूरे हफ्ते में करीब 9 से 10% की गिरावट और चांदी में एक ही दिन में 10 से 11% तक की टूट दिखाती है कि बड़े प्लेयर्स तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में कल अगर हल्की रिकवरी आती भी है तो उसे मजबूत ट्रेंड नहीं बल्कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग या राहत की उछाल माना जाना चाहिए। डॉलर की मजबूती और यूएस फेडरल रिजर्व का सख्त रुख अभी भी सबसे बड़ा दबाव बना हुआ है। जब तक ब्याज दरों में कटौती के संकेत साफ नहीं मिलते, तब तक सोना चांदी में बड़ी तेजी की उम्मीद कम है, इसलिए कल भी अपसाइड लिमिटेड रह सकती है। चांदी में गिरावट ज्यादा गहरी है क्योंकि ये सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। अगर ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता बनी रहती है तो कल के सेशन में चांदी सोने से ज्यादा कमजोर प्रदर्शन कर सकती है। अहम लेवल्स की बात करें तो सोने के लिए MCX पर 1,37,000 और चांदी के लिए 2,14,000 बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो कल गिरावट और तेज हो सकती है, जबकि इनके ऊपर टिके रहने पर हल्की रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसलिए पूरा फोकस इन लेवल्स पर। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थीं, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। HDFC बैंक में अचानक लीडरशिप चेंज की खबर से मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखी, क्योंकि चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया। हालांकि CEO शशिधर जगदीशन ने साफ किया कि बैंक के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, फिर भी स्टॉक में दबाव आया और ये एक महीने में करीब 13% और 2024 में अब तक लगभग 20% गिर चुका है। TCS ने ABB के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर काम होगा। इसका मकसद इंडस्ट्रियल AI और डेटा सेंटर्स के जरिए कंपनियों की एफिशिएंसी बढ़ाना है, जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। नेस्ले इंडिया अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस कर रही है और गुजरात के सनांत प्लांट में नया मंच प्रोडक्शन लाइन जोड़ रही है। कंपनी इसमें करीब 225 करोड़ रुपए निवेश करेगी और वित्त वर्ष 26 तक 8,300 टन सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने की उम्मीद है। एम्बर एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी इल्जन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 328 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राइट्स इशू ला रही है। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक प्लान्स को सपोर्ट करने में किया जाएगा। टाटा एलेक्सी ने जापान की टेरुमो कॉर्पोरेशन के लिए एक ग्लोबल ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया है, जो एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। इससे कंपनी की हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग सेगमेंट में ग्लोबल प्रेजेंस और मजबूत हो सकती है। GSW सीमेंट ने राजस्थान के नागौर में अपना नया प्लांट शुरू किया है, जिससे नॉर्थ इंडिया में एंट्री हो गई है। इस प्लांट की ग्राइंडिंग कैपेसिटी 2.5 MTPA और क्लिंकर कैपेसिटी 3.3 MTPA है, जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। NTPC ने ऑक्टोपस एनर्जी ग्रुप के साथ MOU साइन किया है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, EV चार्जिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नए क्षेत्रों में कोलैबोरेशन की बात है। इससे कंपनी ट्रेडिशनल पावर के साथ नए एनर्जी सेगमेंट में भी एक्सपैंड करने की तैयारी कर रही है। इंडिक्यूब स्पेसेस ने पुणे में एक बड़े GCC क्लाइंट के साथ 5 साल का 54 करोड़ रुपए का डील किया है, जिसमें 1140 सीट्स लीज पर दी गई हैं। ये दिखाता है कि इंडिया में ग्लोबल कंपनीज अपने कैपेबिलिटी सेंटर्स तेजी से बढ़ा रही हैं। संवर्धना मदसन ने हेलमैन वर्ल्डवाइड लॉजिस्टिक्स के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज मजबूत होंगी। साथ ही कंपनी ने 0.35 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। विप्रो ने गिफ्ट सिटी में नया AI फोकस्ड हब शुरू किया है, जो BFSI क्लाइंट्स के लिए डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस तैयार करेगा। ये कदम कंपनी को AI और कंसल्टिंग स्पेस में मजबूत बनाने में मदद करेगा। शांति गियर्स में SFO रंजन कुमार पति के इस्तीफे की खबर आई है, जिससे शॉर्ट टर्म में स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हमेशा मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित करता है। L&T रियल्टी को स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए BSE और NSE से NOC मिल गया है, जिससे कंपनी अपनी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को आगे बढ़ा सकेगी और इससे फ्यूचर ग्रोथ की डायरेक्शन साफ हो सकती है। एक्मे सोलर होल्डिंग्स में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है, जहां स्टॉक अब हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, यानी ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है और ये अपने सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और RSI भी स्ट्रॉन्ग जोन में है, जिससे 300 रुपए तक जाने की संभावना बन रही है, जबकि डाउनसाइड रिस्क को 244 रुपए के स्टॉप लॉस से मैनेज किया जा सकता है।
अथर एनर्जी ने कंसोलिडेशन फेज के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, जिसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट दिखा है। स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है और सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, जिससे ट्रेंड मजबूत नजर आ रहा है और 830 रुपए तक अपसाइड का पोटेंशियल दिख रहा है, जबकि 716 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। अगर वीडियो का निष्कर्ष समझें तो ग्लोबल संकेत अभी भी थोड़े कमजोर बने हुए हैं, जहां वॉल स्ट्रीट में उतार चढ़ाव के बाद गिरावट रही और गिफ्ट निफ्टी भी हल्की सुस्ती दिखा रहा है। ऊपर से निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी होने की वजह से आज बाजार में तेज वॉलेटिलिटी और अचानक बड़े स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल तौर पर मार्केट अभी दबाव में है, जहाँ 23,000-22,900 का सपोर्ट जोन बेहद अहम बना हुआ है और इसके नीचे गिरावट और तेज हो सकती है। वहीं ऊपर 23,200 के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर टिकाव नहीं मिलता तब तक हर तेजी को सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली ही माना जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक तौर पर खबरों का असर ज्यादा दिख सकता है, जहां HDFC बैंक में मैनेजमेंट चेंज से दबाव, जबकि TCS, NTPC और विप्रो जैसी कंपनियों में एक्सपेंशन और डील्स की खबरें पॉजिटिव सेंटिमेंट दे सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।